हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 27 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में क्वेश्चन किए गाइस। अगर आप बिगनर है तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए गाइस। आज हम एक बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम पंडित वेबसाइट से लिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 पर्सन है MNOPQRST sit around the square table. 4 person sit on the corner while 4 sit on the sides. पर्सन एट द कॉर्नर फेस टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब जो भी कॉर्नर पे होगे वो इन साइड देख रहे होगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं बना देता हूँ कि जो भी पर्सन कॉर्नर पे बैठ के होगे वो इन साइड देख रहे होगे। और गाइस आगे क्या दिया है, वेल रेस्ट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो भी पर्सन मिडल पे होगे, जो भी पर्सन साइड पे बैठ के होगे वो आउटसाइड देख रहे होगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे दिया है गाइस, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट एज अमॉन्ग इन ईयर्स 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब गाइस यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है। यहाँ पे क्या बोला है, वन हु इज 12 ईयर ओल्ड डजंट सिट एट द कॉर्नर। अगर कॉर्नर पे नहीं होगा इसका ही मतलब मिडल पे होगा, मिडल पे होगा इसका ही मतलब आउटसाइड फेसिंग होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी बंदा जिसकी एज 12 ईयर है वो आउटसाइड देखता है, ठीक है, वो मिडल पे बैठता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे नीचे 12 के ऊपर मैं आउटसाइड बना देता हूँ। अब आगे दिया है गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, P इज़ 1 ईयर ओल्डर देन Q। अब कभी भी आपके पजल में ऐसे कंपैरिजन के स्टेटमेंट आते हैं तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको P इज इक्वल टू यहाँ पे स्पेस देके थोड़ा Q लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, P इज ओल्डर, P 1 ईयर से बड़ा है। अगर P 1 ईयर से बड़ा है इसका ही मतलब हमें यहाँ पे Q को 1 देना होगा, तभी तो P एंड Q बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे Q+1। तो यहाँ पे अमीर गरीब की ट्रिक लगेगी गाइज। P 1 ईयर से बड़ा है इसका मतलब P के पास 1 रुपीज़ ज़्यादा है। P के पास 1 रुपीज़ ज़्यादा है तो हम Q को 1 रुपीज़ देंगे एक्स्ट्रा का यहाँ पे। इसका मतलब P एंड Q यहाँ पे अब इज इक्वल टू बन गए। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे दिया है गाइज, यहाँ पे क्या है, R इज 6 ईयर ओल्डर देन O। तो सबसे पहले तो आपको R इज इक्वल टू यहाँ पे O लिखना होगा। तो यहाँ पे R ओल्डर बोला है 6 ईयर से, इसका मतलब R 6 ईयर से अमीर होगा, 6 रुपीज़ से अमीर होगा। तो हमें O को 6 रुपीज़ दे देने होंगे एक्स्ट्रा के। तो यहाँ पे O+6 बना देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है, O हुज एज इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब कभी भी आपके पजल में हु आता है, हुज आता है, तो ये हु एंड हुज के पास जो भी पर्सन होता है ये उसके लिए आता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ओ हुज एज इज नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब ओ की एज प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ओ के ऊपर मैं नॉन प्राइम बना देता हूँ, ठीक है। नॉन प्राइम इसका मतलब ओ की एज प्राइम नंबर नहीं होगी। अब आगे क्या दिया गया यहाँ पे, यस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। मतलब P के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकेंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे यस होगा। अब आगे दिया है P हु इज़ नॉट एडजेसेंट टू R। मतलब यहाँ पे P एंड R इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो क्रॉस का साइन बना दिया। अब आगे क्या दिया है, R सिट अपोजिट टू Q। मतलब यहाँ पे R एंड यहाँ पे Q सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। इन दोनों के बीच में 3 पर्सन्स हो गए, क्योंकि 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में गाइस अगर 4 पर्सन मिड पे होंगे एंड 4 पर्सन कॉर्नर पे होंगे और कोई बंदा सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर होगा तो इसके लेफ्ट साइड से भी एंड इसके राइट साइड से भी 3 पर्सन ही आएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 3 पर्सन्स आएंगे। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। अब गाइस आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से हु आ गया है। तो हु के बाद की इन्फॉर्मेशन किसके लिए होगी, ये हु के पास तो Q है, तो इसे कैसे रीड करेंगे, Q हु सिट ऑन द साइड्स। मतलब Q साइड्स पे होगा, साइड पे होगा मतलब मिडल पे होगा, मिडल पे होगा मतलब आउटसाइड होगा। इसका ही मतलब गाइस यहाँ पे अगर Q मिडल में आता है, ठीक है, तो Q तो आउटसाइड है बोला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने Q रख दिया एंड यहाँ पे हमने Q के अपोजिट कौन था, R था इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने R रख दिया। अगर मिडल वाले सभी आउटसाइड है तो R भी आउटसाइड हो जाएगा। इसका मतलब Q भी आउटसाइड है एंड R भी आउटसाइड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, Q तो आउटसाइड है, तो यहाँ पे Q के पास मैं आउटसाइड बना देता हूँ। तो 101% यहाँ पे ऑटोमेटिकली R भी आउटसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 पर्सन कॉर्नर पे होंगे एंड 4 पर्सन मिडल पे होंगे एंड कॉर्नर एंड मिडल का डायरेक्शन अपोजिट होगा। कॉर्नर वाले इनसाइड है तो मिडल वाले आउटसाइड है, अपोजिट है डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये सिटिंग अपोजिट वाले पर्सन का डायरेक्शन सेम होगा। Q के साथ साथ यहाँ पे R का भी डायरेक्शन आउटसाइड हो गया। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, यहाँ पे Q एंड R इस कॉर्नर पे भी आते। तो यहाँ पे अगर Q आता एंड यहाँ पे अगर R आता तो कॉर्नर वाले क्या है, इनसाइड है। और समझो इस
पजल में भी दिया होता कि क्यू इनसाइड फेसिंग है, तो 101% क्यू अगर इनसाइड होता तो ऑटोमेटिकली आर का भी डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड हो जाता। मुझे आपको सिर्फ यही बताना है गाइस कि दोनों सिटिंग अपोजिट पर्सन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अगर आपको पजल में एक बंदे का भी डायरेक्शन दिया होगा तो अदर बंदे का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। बट गाइस ये कब, जब ये अल्टरनेट में हो गए। इसका मतलब 4 कॉर्नर पे हो गए, 4 मिडल पे हो गए एंड कॉर्नर एंड मिडल का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगा। एक इनसाइड होगा तो एक आउटसाइड होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, टी हु इज 16 ईयर ओल्ड, मतलब टी 16 ईयर ओल्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये एजेस लिख देता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे क्या बोला था गाइस, टी हु इज 16 ईयर ओल्ड। तो टी की एज अगर 16 ईयर है तो 16 के ऊपर मैं टी बना देता हूँ। अब आगे क्या दिया है गाइस, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, मतलब टी की एज तो 16 है एंड टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है। तो ओ के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, टी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे दिया है यन हु इज 17 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे 17 के ऊपर मैं यन बना देता हूँ। अब आगे दिया है सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम, मतलब यन है जो 17 ईयर का है वो सिट करता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम से। तो यहाँ पे यम के इमीडिएट लेफ्ट में यन बना देता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे। अब आगे क्या दिया गया, यम हु इज़ 15 ईयर ओल्ड, तो हु के पास यम है तो यम हु इज़ 15 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 15 के ऊपर मैं यम बना देता हूँ। अब हमारी लास्ट की कंडीशन बची है, यन सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। अगर यन कॉर्नर पे होगा इसका ही मतलब यन इनसाइड देख रहा होगा, तो यहाँ पे यन के पास मैं इनसाइड बना देता हूँ। इसका ही मतलब यन इनसाइड देख रहा होगा और गाइस इसका ही मतलब यम आउटसाइड देख रहा होगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो यहाँ पे क्या बोला था, मिडल वाले आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी मिडल वाले मैं आउटसाइड बना देता हूँ यहाँ पे, और कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं तो यहाँ पे सभी कॉर्नर वाले मैं इनसाइड बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। तो गाइस मैंने हज़ारों बार बोला है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा मिडल में होगा या फिर आउटसाइड होगा तो मिडल के बाद कॉर्नर आता है, फिर से मिडल आता है, फिर से कॉर्नर आता है। ये अल्टरनेट चलता है मिडल एंड कॉर्नर, ये तो आपको पता ही होगा। बट गाइज यहाँ पे डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन भी यहाँ पे अल्टरनेट चलेगी। यहाँ पे अगर ये बंदा आउटसाइड हो गया तो आउटसाइड के बाद आएगा इनसाइड, फिर से आएगा आउटसाइड, फिर से आएगा इनसाइड, फिर से आएगा आउटसाइड, फिर से इनसाइड एंड फिर से आउटसाइड। तो यहाँ पे आपको गाइज दिख रहा होगा कि यहाँ पे डायरेक्शंस भी अल्टरनेट चल रहे हैं। अगर गाइज यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन रखने की कोशिश कर दी, यहाँ पे आपको क्या बोला था कि यन इनसाइड है, इनसाइड है तो मतलब कौन से भी एक कॉर्नर पे आप यन रख दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे यन रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है गाइज, यन एंड यम इमीडिएट नेबर है, मतलब यम एक तो यहाँ पे आएगा या फिर यम एक तो यहाँ पे आएगा। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि यम की इमीडिएट लेफ्ट में यन है, तो 101% मुझे यम यहीं पे लेना होगा, तभी तो यहाँ पे मैं अगर यम निकालूंगा तो यम के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे यन आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला गाइज, अगर कोई दोनों बंदे इमीडिएट नेबर्स हो गए, ठीक है, तो अगर कोई एक बंदे का डायरेक्शन हमें पता होगा कि वो इनसाइड है तो सेकेंड बंदा ऑटोमेटिकली आउटसाइड हो जाएगा। बट गाइज ये कब होगा, जब ये वाली पजल होगी, 4 कॉर्नर पे हो गए, 4 मिडल पे हो गए और कॉर्नर एंड मिडल का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी ये रूल अप्लाई करना है गाइज। नहीं तो आप ये रूल कहीं पे भी अप्लाई कर दोगे तो ये आपकी पजल रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, आपको इसी पजल में ये रूल अप्लाई करना होगा। अब गाइज यहाँ पे क्या दिया था कि यन का डायरेक्शन हमें इनसाइड बोल दिया था, तो जाहिर सी बात है कि यम का डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें है गाइज, ये आपको माइंड में ही रखना पड़ेगा अगर आपको पजल सॉल्व करनी है। तो हमने सभी कंडीशंस लिख दिए, तो इसे लाइन मेथड से बनाते हैं और सबसे सुटेबल कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे हो गई ये लाइन, तो यहाँ पे 8 पर्सन्स भी बना देते हैं सबसे फास्ट। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि डायरेक्शन की कंडीशन सबसे सुटेबल होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के तो आपको 3 कंडीशंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको क्या बोला है, पी एंड यस दिया है, फिर पी से आपको ये कंडीशन है, फिर आर से आपको ये कंडीशन है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू आ गया है, तो क्यू से आपको फिर ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर पी एंड आर से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो गाइज यहाँ पे आपको कंडीशंस का एक लिंकेज दिख रहा है, तो ये तीनों डायरेक्शन के कंडीशन में तो मुझे सबसे सुटेबल ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो आप पी कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं और पी का डायरेक्शन नॉर्थ भी ले सकते हैं एंड पी का डायरेक्शन साउथ भी ले सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे मैं पी लेता हूँ और पी को मैं नॉर्थ फेसिंग बनाता हूँ और पी के सेकेंड टू द लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे मैं यस बना देता हूँ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज इस कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है,
कि पी के इमीडिएट नेबर में आर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा पी के इमीडिएट नेबर में, एंड यहाँ पे आर नहीं आएगा पी के इस इमीडिएट नेबर में। और गाइज आपको क्या बोला था कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शंस अल्टरनेट जाएंगे एंड कॉर्नर एंड मिडल अल्टरनेट आएंगे। तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ फेसिंग हो गया तो इसके बगल वाला साउथ फेसिंग हो जाएगा, फिर से नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, फिर से साउथ फेसिंग हो जाएगा, और इसके इमीडिएट नेबर वाला फिर से नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा, फिर से साउथ होगा, तो फिर से नॉर्थ होगा, फिर से साउथ होगा। और गाइज आपको ये चेक करना होगा कि हमारे डायरेक्शंस करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होगी गाइज कि ये एंड वाले पर्सन्स का डायरेक्शन अपोजिट आना चाहिए, ठीक है। अब गाइज आपको आर से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि आर एंड क्यू सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, तो आर ये दोनों प्लेसेस पे तो नहीं आ सकता। तो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ कि आर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। अगर गाइज मैंने आर को यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे क्या बोला था कि आर से 3% छोड़ने के बाद क्यू है सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है। तो यहाँ पे अगर आर हो गया तो ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी यस है, तो 101% यहाँ पे अगर क्यू नहीं आ सकता तो यहाँ पे आर भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं आर के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब गाइज अगर मैंने यहाँ पे आर रखा तो आर से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा क्यू, तो यहाँ पे आर बन सकता है, तो यहाँ पे मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है गाइज। तो इसे मैं मिटा देता हूँ अब तक के लिए। अब गाइज आर और कहाँ पे रख सकते हैं ये देखते हैं। तो अगर गाइज मैंने यहाँ पे आर रख दिया तो आर से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी पी है, तो आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आर के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। अगर गाइज यहाँ पे मैंने आर रख दिया तो यहाँ पे आर से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू आ सकता है, ठीक है। तो आर के लिए तो 2 प्लेसेस बनते हैं, आर एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड आर एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो ये पूरे कंडीशंस को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो गाइज आर एक तो यहाँ पे आएगा या फिर आर एक तो यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले मैं आर यहाँ पे लेके चेक करके देखता हूँ। अगर यहाँ पे आर गलत आता है तो 101% यहाँ पे आर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आर लेते हैं और आर से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्यू रखते हैं। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि आर आउटसाइड है एंड क्यू आउटसाइड है। इसका मतलब यहाँ पे आर एंड क्यू तो साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है यहाँ पे दोनों जगह पे। इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में होगा आउटसाइड। अब जाहिर सी बात है ऊपर के डायरेक्शन में होगा इनसाइड, तो हमने इनसाइड एंड आउटसाइड भी सेट कर दिया। और गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी, यहाँ पे क्या बोला है कि यम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यन है, और यम क्या है? आउटसाइड है। तो यम के लिए 2 प्लेसेस बचे हैं, तो यम आउटसाइड है, तो यम एक तो यहाँ पे आ सकता है गाइज, ठीक है, इस सर्कल में, या फिर यम एक तो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आउटसाइड के लिए तो 2 ही बंदे चाहिए थे। तो गाइज अगर गलती से भी मैंने यहाँ पे यम रख दिया तो यहाँ पे आपको क्या बोला था कि यम के लेफ्ट में यन चाहिए, बट यहाँ पे तो यम साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, और साउथ डायरेक्शन का तो लेफ्ट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे मैं यन रख पाऊंगा क्या? नहीं रख पाऊंगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी यस है, तो 101% यहाँ पे यम नहीं आ सकता। तो गाइज यम आएगा यहाँ पे, और यम का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आएगा यन। तो हमने यम एंड यन भी सेट कर दिया। तो गाइज यहाँ पे हो गया यम एंड यहाँ पे हो गया यन, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और यहाँ पे यन इनसाइड चाहिए था, तो यहाँ पे यन इनसाइड भी हो गया, ठीक है। तो आर एंड क्यू अपोजिट है, ये भी कंडीशन हो गई। पी एंड आर इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज हमारी एक ही कंडीशन रखना बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है? ओ एंड टी के बीच में 2 पर्सन्स का गैप है, बट गाइज ओ एंड टी रखने के लिए तो यही दोनों बचे हैं। तो यहाँ पे मैं आइदर और मैं ओ एंड टी भी रखूंगा, तो इन दोनों के बीच में 0 पर्सन्स है, बट यहाँ पे तो 2 पर्सन्स चाहिए थे। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई है गाइज। यहाँ पे आर नहीं आ सकता, 101% यहाँ पे आर आएगा। अब गाइज यहाँ पे अगर आर गलत आता है तो यहाँ पे आर लेके देखेंगे। तो गाइज अगर यहाँ पे आर हो गया तो आर से 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा क्यू इस कंडीशन के हिसाब से। और आर एंड क्यू यहाँ पे आउटसाइड दिख रहे हैं, बट गाइज यहाँ पे तो आर एंड क्यू साउथ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में होगा आउटसाइड। अब जाहिर सी बात है साउथ में हो गया आउटसाइड, तो नॉर्थ में होगा इनसाइड। तो हमने इनसाइड एंड आउटसाइड ये भी सेट कर दिया। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। पी एंड आर की ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे आपको यम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन दिख रहा है? यन दिख रहा है, और यम आउटसाइड है, ठीक है। तो आउटसाइड के यहाँ पे आपको 2 ही बंदे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यम रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यम के इमीडिएट नेबर में कहीं पे भी यन नहीं रख पाऊंगा, तो यहाँ पे तो यम नहीं आ सकता। तो 101% यम यहीं पे आएगा, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया यम। अब क्या बोला है कि यम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यन है। तो यहाँ पे यम का लेफ्ट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि यम यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेसिंग है, तो यहाँ पे आएगा यन।
और यहाँ पे n इनसाइड हो गया, ठीक है। तो हमारी ये पूरी कंडीशन फॉलो हो गई। अब गाइस यहाँ पे आपको एक ही कंडीशन बची है कि O के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, T है, तो O एंड T रखने के लिए तो 2 ही प्लेसेस बचे। तो यहाँ पे मैं O एंड T आइदर और में बना देता हूँ, इसे भी हम कंफर्म करेंगे गाइस। तो गाइस हमने सभी पर्सन्स यहाँ पे सेट कर दिए है, अब हमें इनकी सिर्फ एज निकालना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे एज निकालेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि R इज इक्वल टू O+6 एंड O की वैल्यू क्या है, नॉन प्राइम है। अगर O की वैल्यू नॉन प्राइम है तो यहाँ पे कौन से नंबर बचे, यहाँ पे O 19 तो नहीं हो सकता क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। गाइस प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिस नंबर को सिर्फ 1 से एंड उसी नंबर से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 19 को सिर्फ 1 से डिवाइड होता है एंड 19 से डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे 18 प्राइम नंबर है क्या, 18 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 18 को 2 से 6 से एंड 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे O की वैल्यू 18 हो सकती है, तो यहाँ पे मैं 18 बना देता हूँ उस साइड में O की वैल्यू, ठीक है। और गाइस यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, 14 रिमेनिंग है। 14 भी नॉन प्राइम है तो O की वैल्यू 14 भी हो सकती है। यहाँ पे 13 तो प्राइम है तो O की वैल्यू 13 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 13 को सिर्फ 1 से एंड 13 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं जाता है। तो यहाँ पे 12 प्राइम है क्या, 12 नॉन प्राइम है और हमें भी नॉन प्राइम चाहिए था, तो यहाँ पे O की वैल्यू 12 भी हो सकती है, ठीक है गाइज। बट गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि O+6 करेंगे तो R मिलेगा। तो यहाँ पे अगर O की वैल्यू मैं सबसे पहले 18 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 18+6 करेंगे तो 24 मिलेगी R की एज। तो यहाँ पे 24 एज है क्या अवेलेबल R के लिए, नहीं है। यहाँ पे तो एज 19 तक ही अवेलेबल है, इसका मतलब O की एज 18 नहीं हो सकती, ठीक है गाइज। अब अगर हम O की एज यहाँ पे 14 लेके देखेंगे तो यहाँ पे 14+6 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। बट यहाँ पे तो 19 तक ही एज है, यहाँ पे R की एज 20 नहीं हो सकती, इसका मतलब O की एज यहाँ पे 14 भी नहीं हो सकती। तो 101% यहाँ पे O की एज 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे O के ऊपर मैं 12 बना देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हो गया O के ऊपर 12। अब यहाँ पे O+6 करेंगे मतलब 12+6 करेंगे तो क्या मिलेगा, R की एज 18 मिलेगी। तो यहाँ पे 18 के ऊपर मैं R बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, P इज इक्वल टू Q+1। तो गाइज यहाँ पे 13, 14 एंड 19 ही बचे हैं, तो 101% हमें Q की वैल्यू 13 लेनी होगी। अगर Q की वैल्यू 13 लेंगे तो 13+1 क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो यहाँ पे 13, 14 का नंबर भी हमें मिल गया, ठीक है, 1 का गैप चाहिए था, तो यहाँ पे P 14 हो गया। तो हमने P एंड Q की भी वैल्यू सेट कर दी। अब गाइज हमने M, N, O, P, Q, R यस रिमेनिंग है गाइज। तो यहाँ पे 19 के ऊपर 101% यस आएगा, तो यहाँ पे 19 के ऊपर यस बना देता हूँ। अब गाइस हमने सभी पर्सन्स की एज भी सेट कर दी। अब हमारी एक ही कंडीशन बची है कि 12 एज जिसकी भी होगी, तो यहाँ पे 12 एज किसकी दिख रही है आपको, O की दिख रही है, इसका मतलब O यहाँ पे आउटसाइड होगा। अगर गाइस O आउटसाइड होगा तो आउटसाइड तो साउथ डायरेक्शन में है, तो 101% यहाँ पे आएगा O साउथ डायरेक्शन में। अगर O यहाँ पे आता है तो O यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि O यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग था। अगर यहाँ पे O नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा T, अगर यहाँ पे आएगा T तो यहाँ पे T नहीं आ सकता। तो गाइज हमने सभी पर्सन सेट कर दिए, सभी पर्सन्स के डायरेक्शन सेट कर दिए। ये पजल काफ़ी ज़्यादा सीखने लायक थी गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। आई होप कि आपको इस पजल में क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।